हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्रतिशत पढ़ रहे हैं और ये प्रतिशत का पार्ट 2 हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। प्रतिशत का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए थे। अब पार्ट 2 के अंदर हम फिर से कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये जो पार्ट 2 है मैं बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन भी चाहिए। तो क्वेश्चन दिखाना है मुझे यहाँ पे, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पर बना रहा हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं हम। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दिया हुआ है कि किसी वर्ग की त्रिज्या को हमें 25% बढ़ाना है। 25% बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो 25% दिया हुआ, तो 25% को हम क्या करेंगे, पहले भिन्न में बदलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4। तो नीचे की जो संख्या होती है वो क्या होती है, मूल संख्या होती है। तो मैं इस पर लिख देता हूँ, ये तो हो जाएगी मूल संख्या, यानी कि जो पहले की जो त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 4 हो जाएगी। यानी कि पहले अगर हमारे पास त्रिज्या कितनी है, 4 है, तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा 25% बढ़ाना है। यानी कि पहले 4 थी तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि त्रिज्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5। पहले 4 थी, अब हमारे पास कितनी त्रिज्या हो गई, 5 त्रिज्या हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एक स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पाई के स्थान पे तो पाई आ जाएगा। त्रिज्या है आर यहाँ पे कितना है, 4, तो यहाँ पे 4 का एक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगी 16 पाई। ये तो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब दूसरी कंडीशन में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पहले था ये तो था पहले, जब त्रिज्या को बढ़ाया नहीं उससे पहले। जब त्रिज्या बढ़ा देंगे तो हमारे पास 5 हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सूत्र तो यही रहेगा, पाई आर एक स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई के स्थान पे तो पाई आ जाएगा, आर के स्थान पे यहाँ पे 5 आ जाएगा। पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 पाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्षेत्रफल हमारा 16 था, अब हो गया 25। यानी कि 16 से 25 हमारे क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ा, 9 पाई बढ़ गया, क्योंकि पहले 25 था, अब ये पहले 16 था, अब 25 हो गया, तो 9 पाई यहाँ पे बढ़ चुका। ये जो 9 पाई बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, ये 16 पे बढ़ा है। तो 16 का भाग देंगे 16 पाई का। अब यहाँ से आप देख सकते हो पाई से तो पाई कट जाएगा, यानी कि 9/16। इसको हमें क्या करना, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो दो तरीका है इसको बदलने का, एक तो हम डायरेक्ट यदि हमें याद हो तो उससे कर सकते हैं, या फिर हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9/16 को हम 100 से गुणा करके बता देता हूँ एक बार। तो 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं काट देता हूँ इसको 4 से, तो ये 4 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। अब हमें क्या करना है, 25 को 9 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। और 4 से हमें भाग देना है, तो अब 4 से भाग देके अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्रतिशत में मान आएगा यहाँ पे 56 सही 1/4%। ये तो था पहला तरीका, जिससे हम इस तरह से प्रतिशत में बदल लें। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास ये जो 9/16 है, इसको हम अलग तरीके से बदल सकते हैं। कैसे, यदि हमें याद हो कि 1/16 को हम कितना प्रतिशत कहते हैं, 1/16 को हम कहते हैं 6 सही 1/4%। यदि हमें ये पता हो तो भी हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना चाहिए, मुझे 9 चाहिए, यहाँ पे 1 है, हमें कितना चाहिए, 9 चाहिए। तो 9 से गुणा करना पड़ेगा, 9 से गुणा करेंगे तो 9/16 आ जाएगा। तो इधर भी 9 से गुणा करेंगे तो 9 छंगे 54 हो जाएगा ये तो, और 9/4%। अब आप जानते हो कि 9/4 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऊपर हम शेषफल लिखते हैं, और शेषफल का मान हमेशा भाग, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उससे छोटा होता है। तो यहाँ से हम 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से छोटा होना चाहिए था। तो हम इसको क्या करेंगे, सही तरीके से लिखेंगे। सही तरीके से कैसे लिखेंगे, 54 तो इसी कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और शेषफल हमारे पास 1 बच जाएगा इस तरह से। तो 54 + 2 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 56। तो यहाँ पे जाएगी 56 से 1/4%। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दो तरीका है, एक तो हमें इस तरह से याद हो तो भी हम कर सकते हैं, या फिर हम 100 से गुणा करके फिर इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, 56 से 1/4%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है कि लंबवर्तीय बेलन। तो पहले मैं बेलन बना लेता हूँ एक यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इस तरह से ये क्या है, बेलन है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसके आधार पे क्या है, एक वृत्त है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि आधार की त्रिज्या क्या होती है, 40% बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 40% को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, 4/10 लिख देता हूँ। हम इसको 2/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी छोटी संख्या है, इसलिए मैं 4/10 ही लिख रहा हूँ यहाँ पे अभी तो। और उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई के अंदर क्या होता है, 37.5% घटा दी जाती है। ऊंचाई को हमें यहाँ पे घटाना है, तो घटाना है, तो हम यहाँ पे इसको भी प्रतिशत में लिख देता हूँ एक बार। यहाँ पे 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/8। 3/8 ये चीज़ें मैंने
पार्ट 1 में बता दी थी कि कैसे लिखते हैं इनको। तो यहाँ पे देखो ये तो है 3/8, ये है 4/10। तो यहाँ पे अब ये कौन सी चीज़ है, ये तो है त्रिज्या और ये क्या है, ये है हाइट। अब यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले वाली जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे त्रिज्या, पहले वाले कंडीशन में त्रिज्या हमारे पास कितनी होनी चाहिए, यदि 10 है, पहले त्रिज्या 10 है तो बाद में कितनी हो जाएगी, बढ़ाना है हमें इस त्रिज्या को, तो 10 है और हमें 4 बढ़ाना, तो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी यहाँ पे। अब इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लंबाई पहले कितनी है हमारे पास, 8 है। अब लंबाई में क्या करना, घटाना है यहाँ पे। तो घटाएंगे कितना, 3 घटाएंगे, ऊपर 3 आ रहा है तो 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लंबाई भी आ गई और इसकी त्रिज्या भी आ गई। हमें काटना है हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई r² h, ये होता है इसका आयतन। तो आयतन यहाँ पे निकाल लेते हैं हम इसका। तो यहाँ पे तो पाई के स्थान पे तो पाई हो जाएगा, r के स्थान पे यहाँ पे 10 है तो 10 का वर्ग, और h के स्थान पे यहाँ पे 8 है तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो इसको आगे सोल्व करके लिखेंगे तो 800 पाई आ जाएगा। अब इसी तरह से नीचे वाले को भी करते हैं हम यहाँ पे। तो पाई के स्थान पे तो पाई आ जाएगा यहाँ पे, r के स्थान पे यहाँ पे देखो 14 आ जाएगा यहाँ पे, और h के स्थान पे यहाँ पे 5 आ जाएगा। पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे यहाँ पे। तो इसको करेंगे तो यहाँ पे पाई आ जाएगा 196 आ जाएगा 14 का, और यहाँ पे गुणा 5, इस तरह से आ जाएगा। आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, और भी गुणा करके लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये जो किया था ना हमने, इसको काट देना चाहिए था, हमें थोड़ा सा छोटा कर देते तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे 14 का किया है, तो 14 का तो 196 हो गया है यहाँ पे। तो यदि हम इसको काट के करते हैं ना, यानी कि यहाँ पे 2 करते हैं हम और यहाँ पे 5 करते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि यहाँ पे देखो 14 हो गया तो 14 का वर्ग, अब इसको हमें 5 से गुणा करना है, फिर यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे और फिर प्रतिशत में बदलेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम ये करते 2 और 5 करते, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होता है, यहाँ पे 5 हो जाता, और यहाँ पे हमारे पास कितना होता, 7 हो जाता। तो यहाँ पे हमें जो वर्ग करना पड़ता है वो 49 का ही वर्ग करना पड़ता, तो 49 × 5 करना पड़ता है हमें। और ऐसे के अंदर हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको ऐसे गुणा करेंगे 30, क्या हो जाएगा, 980 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ रहा है, क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है हमारे पास, 180 क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे बढ़ गया है। ये पाई है साथ में, तो पाई भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो 180 पाई क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ पे बढ़ चुका है। और ये इससे करेंगे तो भी हमारे पास आंसर आएगा, मैं करके बताऊँगा अभी आपको। ये 180 किस पे बढ़ा है, हमारे पास 800 पे बढ़ा है, तो ये 800 पाई। अब यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। पाई से तो पाई कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पे 18 को भी हम काट सकते हैं। और इससे पहले यदि हम इस तरह से करें कि 18 और ये बटे में 80, हमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देते हैं, 1 से ये कट जाएगा यहाँ पे 0। अब हम क्या करेंगे, फिर से काट देते हैं, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 4 को भी हम काट देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये 4 कट जाएगा और यहाँ पे 9 कट जाएगा यहाँ पे 2 बार में, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, और यहाँ पे बटेवा 2, तो 45 बटेवा 2 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रतिशत। और लेकिन हम चाहिए तो इसको क्या कर सकते हैं, उस तरह से बदल के लिख सकते हैं मिश्र भिन्न के अंदर। तो ये 22.5 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 22.5%। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब देखो दूसरी तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, यदि हम इसको लेकर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 काम में लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, और 25 × 8 200 हो जाएगा, 200 पाई। और दूसरी कंडीशन में यहाँ पे क्या है, 49 है, ये 7 है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49, और 49 × 5, 49 × 5 कर देंगे हम यहाँ पे, 49 × 5 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 49 × 5 कर देंगे, और पाई भी साथ में लगेगा। अब इन दोनों को हम यदि गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे 245, तो यहाँ पे हो जाएगा 245 पाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 200 पे 45 की वर्दी, तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 45 की वर्दी हो रही है हमारे पास 200 पे, पाई से पाई तो कट जाएगा, और गुणा 100, तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 45/2, तो यहाँ पे 45/2 आ रहा है, वही यहाँ पे आ गया हमारे पास। तो कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी संख्याओं से करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 22.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, एक व्यक्ति प्रत्येक माह अपने वेतन में एक निश्चित भाग बचाता है, यानी कि जितना कमाता है उसमें से कुछ ना कुछ वो बचाता है, ताकि वो 1 साल के अंदर एक कार खरीद सके। अब यहाँ पे देखो कार का जो मूल्य है वो हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो अपनी इच्छा से कुछ भी ले लेंगे। तो ज्ञात कीजिए कि उसे अपनी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए कि वह कार को 9 महीनों में खरीद ले। देखो दो कंडीशन है, एक तो वो खरीदना चाहता था 1 साल के अंदर, यानी कि 1 साल के अंदर कार खरीदना चाहता था, यानी कि एक तो यह है उसके पास 12 माह, और दूसरी वजह में वो कर रहा है 9 माह, यानी कि वो कुछ कमा रहा है। एक तो 12 महीना में जितना कमाता, अब वो कितना 9 महीनों में कमाना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या है, उसकी कमाई को बढ़ाना पड़ेगा उसे। तो कितना बढ़ाना है, कितना प्रतिशत बढ़ाना है, ये हमें पता करना है। उसे क्या करना है, कार खरीदना। कितने की है कार हमें नहीं पता, तो हम अपनी इच्छा से कुछ भी एक संख्या ले लेते हैं। अब आप कुछ भी संख्या ले लो, तो किसी की इच्छा हो रही है कि मैं तो एक संख्या लूँगा यहाँ पे, तो एक लेके करेगा तो भी आंसर आएगा, लेकिन हमें वो संख्या लेना जिससे हमारा क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से हल हो जाए। तो यहाँ पे हमें दो संख्याएँ दिख रही है, एक तो 12 दिख रहा है और एक 9 दिख रहा है। तो हो सकता है आगे चलकर इन संख्याओं का हमें भाग देना पड़ जाए, तो हमें एक ऐसी संख्या लेना जिसके अंदर 9 का भी भाग जाए और 12 का भी भाग जाए। तो मैंने क्या ले लिया, 36 ले लिया। 36 के अंदर 12 का भी भाग जाता है, 36 के अंदर 9 का भी भाग जाता है। तो हमने मान लिया कि जो कार का मूल्य है वो कितना है, 36 है। कार का मूल्य कितना है, 36 है। अब ये 36 रुपये वो कमा रहा है कितने, 12 महीने में। 12 माह में 36 रुपये कमाएगा, तो एक महीने में कितना कमाएगा, एक महीने में 3 कमाएगा। कैसे कि 36 के अंदर 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 रुपये कमा रहा है वो कितने, एक महीने में। एक महीने में वो कितना कमा रहा है, 3 रुपये। और यदि ये काम उसको 9 महीने में करना है, ये कमाई उसको 9 महीने में करना है, तो एक महीने में कितना कमाएगा, 36/9, यानी कि 4 रुपये। यानी कि एक महीने में यदि वो 4 रुपये कमाएगा तो 9 महीनों में 36 हो जाएगा, और एक महीने में वो यदि 3 रुपये कमाएगा तो 12 महीनों में 36 रुपये उसके पास हो जाएंगे, और वो एक कार खरीद लेता है। तो अब यहाँ पे देखो पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4। कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि। किस पे हुई, 3 पे। तो अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो हम 100 से गुणा करके और भाग दे के निकाल सकते हैं, या हम डायरेक्ट जानते हैं कि 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3% भी लिख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, 1/3 को 100 से गुणा करो, और 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 33 सही 1/3%। इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर, 33 सही 1/3%, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखो कि एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/5, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है। 3/5 के स्थान पे 4/7 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। गुणा कर रहा है वो, यानी कि एक संख्या है, यहाँ पे कोई भी एक संख्या हो सकती है, उसको गुणा करना है 3/5 से, और दूसरी बजी में उसको गुणा करना है 7/4 से। तो इसके अंदर जो परिवर्तन होगा वो हमें बताना है, यानी कि एक संख्या से गुणा करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 5 लिखा हुआ है, यानी कि 5 का भाग देना पड़ेगा। 4 लिखा हुआ है, यानी कि 4 का भी भाग देना पड़ेगा। तो एक ऐसी संख्या लेना है जिसमें 4 का भी भाग जाए और 5 का भी भाग जाए। तो मैंने वो संख्या क्या ले ली, 20 ले ली। वो संख्या मैंने क्या ले ली, 20 ले ली, क्योंकि 20 में 5 का भी भाग चल जाएगा और 4 का भी भाग चल जाएगा। तो अब 20 ले ली, तो अब यहाँ पे देखो वो संख्या 20 है, और उसको 3/5 से गुणा करेंगे तो 5 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि वो संख्या अभी कितना रिजल्ट मिला है हमें, 12। और इधर भी वो संख्या 20 हो और उसको 7/4 से गुणा कर दें, तो 7 ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35। तो हमारे पास वो संख्या कितनी आ रही है, 35। यानी कि एक बार रिजल्ट हमें 12 मिल रहा है, एक बार रिजल्ट हमें मिल रहा है 35। तो 7/4 से गुणा किया हमने, तो रिजल्ट क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि वो संख्या में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 12 माइनस करना हमें, यहाँ पे 12 माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13/12। तो हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 13/12 मिल चुका है। अभी 13/12 को प्रतिशत में बदलना है, तो हमारे पास दो तरीका है इसको प्रतिशत में बदलने का। सॉरी, यहाँ पे 23/12 आ रहा है, 23/12 आ गया। अब इसको प्रतिशत में बदलने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो हम इसको 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल दें, तो 100 से गुणा करके फिर 2300 में 12 का भाग देना पड़ेगा और फिर हमें प्रतिशत मिलेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको समझाया था यहाँ पे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 - 1/12। ऐसा क्यों किया मैंने, तो यहाँ पे बता देता हूँ मैं। यहाँ पे 24 - 1/12 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी 23 है, 24 - 1।
तो यहाँ पे देखो 24/2 माइनस 1/12, सॉरी 24/12 माइनस 1/12। तो यहाँ पे 12 का भाग देंगे 24 में तो 2 बार जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 माइनस 1/12 लिखा। अब आप जानते हो कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 200%। और 1/12 का मैंने आपको कल बताया था, आपको याद होगा। तो 1/12 का होता है 8 सही 1/3%। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 200 में से 8 से थोड़ा सा ज़्यादा घटाना है, यानी कि 9 घटा देता हूँ मैं। 9 घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 191 आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा घटाया था तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में से 1 को घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3%। तो इसका आंसर हमारे पास कितना मिल जाएगा, 191 सही 2/3%। यहाँ से दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, 23/12 है, इसको हम 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो अब हमें इसको काटना पड़ेगा। तो यहाँ पे काटने से तो अच्छा डायरेक्ट भाग दे देंगे। 2300 के अंदर हमें भाग दे देना चाहिए 12 का। 12 का भाग देंगे तब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो यही रिजल्ट मिलेगा, सेम 191 से ही 2/3%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 191 से ही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हमारे पास क्या है कि एक विद्यार्थी एक संख्या को, ये तो सेम ही क्वेश्चन है पहले की तरह ही, इसको आपको खुद से करना है। इसका जो आंसर है वो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 64%। इसका जो आंसर आएगा 64% आएगा, वो आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन भी सेम तरीका का क्वेश्चन है, उसी तरह से करना है। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 43 सही 3/4%। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, अब हम ये 17 करते हैं। यहाँ पे देखो चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है, यानी कि पहले दाम बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दाम कितना प्रतिशत है, यहाँ पे 16 से ही 2/3%। प्रतिशत को हम क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे 1/6। फिर यहाँ पे क्या है, परिवार की खपत 20% कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे कर देता हूँ मैं खपत 20% की कमी हो जाती है यहाँ पे, यानी कि खपत को प्रतिशत में लिखेंगे यहाँ पे तो 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कुछ खर्च में परिवर्तन हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले यहाँ पे हो जाएगा दाम और यहाँ पे खपत, और यहाँ पे बाद में क्या हो जाता है कंडीशन। दोनों कंडीशन हमें लिखना है। दाम देखो यहाँ पे पहले यदि 6 हो, क्योंकि ये होती है मूल संख्या नीचे वाली, अगर दाम पहले 6 है तो दाम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि बढ़ रहा है दाम। तो 1 बढ़ेगा, ऊपर वाली संख्या को हम बढ़ाते हैं। तो पहले 6 था तो अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बाद में कितना हो जाएगा, इसका दाम 7 हो जाएगा। खपत की बात करें यहाँ पे तो पहले की खपत कितनी है, 5, क्योंकि जो नीचे वाली संख्या होती है वही मूल संख्या होती है। पहले कितनी है, 5। बाद में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी हो रही है तो क्या हो जाएगी, 5 में से 1 कम करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि इसका जो रेट है, इसका जो दाम है, पहले कितना था, 6 था, और खपत कितनी थी, 5 थी। तो हम यहाँ पे खर्च ज्ञात करना चाहिए। तो खर्च क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल, कि जितना का भाव है और कितना सामान हमने खरीदा है, दोनों का गुणनफल आएगा तो कितना हो जाएगा, 30 रुपये। 30 रुपये का खर्चा होता है। दूसरी कंडीशन में कितना हो जाएगा, 7 × 4 28 रुपये का खर्चा होता है। अब यहाँ पे देखो खर्चे में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। कितने पे हुई, 30 पे कमी हुई। तो 30 पे 2 की कमी हुई तो 100 पे कितनी कमी हुई। तो 2 तरीका है, एक तो हम इसको प्रतिशत में बदल दें, यानी कि इस ये जो भिन्न है हमारे पास उसी से प्रतिशत में बदल दें। दूसरा तरीका क्या है, 100 से गुणा करके बदल दें। तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0, और हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे 20/3 आ गया। 20/3 आ गया। तो 20/3 को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे। 20 के अंदर 3 का भाग देंगे और जो भी प्रतिशत आ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भाग देता हूँ यहाँ पे, तो 6 से 2/3% हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 3 का भाग दिया है, बाकी और मैंने कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 से 2/3%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 6 से 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमारे पास क्या है, एक सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है तथा मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है।
तो प्रतिशत परिवर्तन आमदनी में यानी कि उसकी कमाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम उसकी टिकट को देख लेते हैं। यहाँ पे टिकट में क्या परिवर्तन हो रहा है। टिकट के अंदर हमारे पास 57 सही 1/7% के अंदर हमें वृद्धि हो रही है, दोनों जगहों पे वृद्धि हो रही है, तो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको संख्या में बदलेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 57 सही 1/7% है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4/7। दूसरी संख्या हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है प्रतिशत, 16 सही 2/3%। और ये है हमारे पास इसका क्या मूल्य, टिकट का मूल्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 1/6। तो हम दोनों कंडीशन पे बात करेंगे यहाँ पे, पहले की कंडीशन और फिर बाद की कंडीशन, परिवर्तन के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे तो हम लिख देते हैं टिकट की संख्या, और दूसरा यहाँ पे एक मूल्य के लिए भी लिखना है हमें, तो मूल्य। तो यहाँ पे आप देखो पहले की कंडीशन में पहले टिकट कितने थे, 7 थे। तो हम यहाँ पे पहले की टिकट कितनी हो जाएगी, 7। वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 7 तो पहले से थे, 4 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 11। फिर यहाँ पे मूल्य की बात करें तो पहले का मूल्य कितना होगा, 6। अब मूल्य के अंदर भी वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितने की होगी, 1 की, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आमदनी कितनी हो जाएगी, इसकी जो इनकम है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आमदनी। देखो एक टिकट का मूल्य और टिकट की संख्या दोनों को गुणा करेंगे तो मूल्य आएगा, तो 6 7 42 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी आमदनी। यानी कि पहले यदि 42 रुपये हम ये कमा रहे थे, तो अब कितना कमाएंगे, 77 रुपये कमाएंगे। तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो ये हमें क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ से माइनस करके हम देखेंगे यहाँ पे 35 की वृद्धि हो जाएगी, कितने पे, 42 पे। 42 पे हमें कितने की वृद्धि मिल रही है, 35 की वृद्धि मिल रही है। तो 100 पे कितने की मिलेगी, हमें यहाँ पे ये देखना है। तो यहाँ पे एक बार तो मैं इसको काट देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 पंजे 35, 7 चंग 42, यानी कि 5/6 हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो यदि आपको एक तो इसको प्रतिशत में बदलना है हमें कि 5/6 को, तो 2 तरीके हैं। एक तो इसको आप 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करके 500/6 इससे करो। दूसरा तरीका क्या है कि यदि आपको याद हो, मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट वालों में से था, तो 5/6 का तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 5/6 का कितना होता है, 83 से 1/3%। मैंने 5 इंपॉर्टेंट प्रतिशत बताई थी, उसके अंदर था 5/6 भी एक। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं, या फिर इस तरह से भाग दे के भी हम इसको कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है फिर से करने का, आपको 5/6 है, तो आप सबसे पहले क्या नोट करोगे, 6, यानी कि डिवाइड में 6 आना चाहिए, वो संख्या देख लो आप। तो 1/6 को आप यहाँ से देख सकते हो कि 1/6 का प्रतिशत था हमारे पास कितना, 16 से 2/3%। ये था हमारे पास। हमें 5 करना ऊपर, तो 5 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 5/6 आ जाएगा, 5/6। तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, और 5 दूनी 10/6। तो आप जानते हो कि 10 तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो 80 प्लस 10 के अंदर भाग देंगे तो 2 बार जाए, 3 बार जाएगा, 3 3 9, और 1 बच जाएगा तो 1/3। तो यहाँ पे देख सकते हो 80 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 83 से 1/3। तो यहाँ पे भी ये आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है, यहाँ पे करोगे आप तो भी वही आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 83 से 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है। एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने डिब्बों की, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे जितने प्रत्येक डिब्बे में सीटें, यानी कि सीटों की संख्या और डिब्बे की संख्या यहाँ पे बराबर है। एक डिब्बे में 35 व्यक्ति है, कोई भी एक डिब्बा ले लेते हैं, उसमें कितना है, 35 व्यक्ति है, जो उसकी क्षमता का 71 से 3/7% है। यानी कि उसका क्षमता का केवल इतना सा, ये पूरा नहीं है, यहाँ पे पूरा डिब्बा भरा हुआ नहीं है, उसकी क्षमता का इतना ही है। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि 20% स्थान क्या होगा, रिक्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, संख्या में बदलते हैं। यानी कि हमारे पास कितना है यहाँ पे, 71 से 3/7% है। तो 71 से 3/7% को हम संख्या के अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, 5/7 हो जाएगा। ये 71 से ही 3/7 को हम लिख सकते हैं 5/7। यानी कि अगर हमारे पास इतनी क्षमता है, यानी कि क्षमता कितनी है हमारे पास, इतनी, यानी कि 7 यात्रियों की क्षमता है, और हमारे पास बैठे हुए कितने हैं, 5 यात्री। 5 का मतलब हमारे पास कितना बैठा हुआ है, यहाँ पे 25 बैठा हुआ है। यानी कि 5 का मतलब हमारे पास 25 है, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 से गुणा कर देंगे, 7 से हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, तो 7 पंजे 35,
यानी कि हमारे पास इसका मतलब कितना है 35। यानी कि टोटल एक डिब्बे के अंदर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, 35 व्यक्ति बैठ सकते हैं। यानी कि एक डिब्बे में 35 व्यक्ति की सीटें हैं। और हमें यहाँ पे दिया गया है कि ट्रेन के अंदर उतने ही डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डिब्बे में सीटों की संख्या। 35 सीटें हैं और 35 ही डिब्बे हैं, तो 35 गुणा 35 इतनी सीटें हैं हमारे पास। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि 80% स्थान क्या होता है, रिक्त रहता है। तो भरेगा कितना, सॉरी यहाँ पे 20% स्थान क्या होता है, रिक्त रहता है। तो हमेशा इतना स्थान तो रिक्त रहेगा, तो 80% ही भरेगा, तो 80/100। तो इतनी यात्रा करने वाले लोग हो जाएंगे वहाँ पे। तो हम इसको काट के इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 काट देंगे यहाँ पे, और इसको काट देंगे हम, तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 को काटेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब आप देख सकते हो 35 गुणा 7 गुणा 4। गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 है तो 4 को हम इस तरह से गुणा करेंगे। 2 को तो इसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70। 2 को इसके साथ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 7 को 14 से गुणा करना आसान हो जाएगा। तो 14 98 आ जाएंगे यहाँ पे, और 1 0 लगाना है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 980 यात्री यहाँ पे हो सकते हैं अधिकतम। इससे ज़्यादा यात्री वो नहीं लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना स्थान उसको रिक्त रखना है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमारे पास दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स वाई से 25% अतिरिक्त धन कमाता है। तो 25% को लिखते हैं हम यहाँ पे, 25% को लिख सकते हैं 1/4। एक्स वाई से अतिरिक्त कमाता है, यानी कि वाई का यदि ये 5 है, ये सॉरी वाई का 4 है, तो एक्स का कितना होगा हमारे पास, एक्स का 5 हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त कमाता है यानी कि ज़्यादा कमाता है। यानी कि 4 ये कमा रहा है तो ये 1 ज़्यादा कमाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि एक्स का 5 है, वाई का कितना है 4 है। तो बताइए वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। यानी कि ये 5 कमा रहा है, ये 4 कमा रहा है, कितना कम, 1 कम, किस पे, 5 पे। तो 1/5 को प्रतिशत में बदलेंगे हम यहाँ पे, तो कितना आएगा 20%। कैसे बदलेंगे, 100 से गुणा करके आप देख सकते हो, या आपको डायरेक्ट याद होगा, ये तो सबसे आसान था। 1/5 को 20% कहते हैं। बदलना चाहिए तो हम कैसे बदलेंगे, 100 से गुणा करके। 100 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 20%। अगला क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमारे पास है, यदि कृष्णा की आय राधा की आय से 16 से 2/3% कम है। 16 से 2/3%। तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं हम, 16 से 2/3%। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 से 2/3%, 1/6 हो जाएगा। तो कृष्णा की आय राधा की आय से कम है। कृष्णा की आय, ये तो है कृष्णा की आय, ये तो क्या है, कृष्णा की आय है। और राधा की आय, राधा की आय जितनी है उससे कम होगी। कृष्णा की आय, ये सॉरी ये राधा की आय है, राधा की आय 6 होगी, तो कृष्णा की आय क्या होगी, इससे कम होगी। कितनी कम होगी, 1 कम होगी। 1 कम होगी, क्योंकि ये ऊपर 1 आ रहा है तो 1 कम होगी। तो कृष्णा के की आय कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5 हो जाएगी। अब इसका आगे क्या पूछ रहा है, तो बताइए कि राधा की आय कृष्णा की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे देखो, राधा की आय 6 है, कृष्णा की आय कितनी है, 5 है, तो 1 अधिक है, किस पे, 5 पे। तो 100 पे कितनी हो जाएगी, यानी कि 1/5 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करके बदलो या कैसे भी बदलो, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारे पास कितना हो गया, 20%। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। यानी कि P और Q है, Q से बड़ा है, यानी कि Q 1 है तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुणा करना है हमें, तो 1 का 6 गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये इस तरह से है। तो बताइए कि Q P से कितना कम है, कितना कम है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 कम है। कितना कम है, ये 5 कम है, किस पे, Q P से कितना कम है, यानी कि 6 पे। 6 पे कितना कम है, 5 कम है, तो 5/6। और 5/6 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो आपको ये तो याद होना चाहिए, कितना हो जाएगा 83 सही 1/3%। या फिर आप इसको इस तरह से बदल सकते हो, 5/6 100 से गुणा करेंगे और हमारे पास प्रतिशत में बदल जाएगा, तो 500 के अंदर आपको 6 का भाग देना और आपको यहाँ पे सेम यही प्रतिशत यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि 83 सही 1/5%। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो गया 83 सही 1/3%।
क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है किसी विद्यालय में 60% लड़के। अब देखो 60% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होगी 40%, गर्ल्स कितनी होगी यहाँ पे 40%, और बॉयज़ कितने हैं यहाँ पे 60%। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 972 लड़कियाँ हैं, यानी कि 40% का मतलब क्या था 972। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना है हमें, यानी कि 60% हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। 40% का मान है तो 60% हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे पास 40% का मतलब है 972, तो 1% का मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 972/40। तो 60% का खाड़ निकालना है तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 60% का हमारे पास हो जाएगा 972/40 गुणा 60। तो यहाँ से देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, फिर से इसको काट लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। फिर से अब हम इसको काटेंगे यहाँ पर, तो काटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 486 गुणा 3, गुणा करके लिखेंगे हम यहाँ पे तो 1458 हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि 1458 हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी लड़कों की संख्या हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 1458। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर लिखा हुआ है कि ABCD ने एक पेन इतने रुपए में ख़रीदा है। यहाँ पे 56 और साथ में लिखा हुआ है 5 जीरो है, 56 के साथ में 5 जीरो लिखा हुआ है, रुपए में खरीदते हैं। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इस तरह से है कि B+C+D का हिस्सा A के हिस्से से 460% है। 460% को हम यहाँ पे लिख देते हैं। 460% को हम कैसे लिखेंगे, 100 से भाग दे के लिखना है, यानी कि इसको मैं यहाँ पे केवल इस तरह से लिख देता हूँ 46/10 लिख देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 46। अब देखो एक के हिस्से का है, यानी कि एक का तो ये आ जाएगा अकेले का यह, और बाकी BCD का हिस्सा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा B+C+D, यानी कि इन तीनों का तो हो जाएगा 46 और एक का हो जाएगा 10। दूसरी कंडीशन हम यहाँ पे देखते हैं कि ACD का हिस्सा B के हिस्से का 366.66%। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 300 है एक तो हमारे पास, दूसरा हमारे पास 66.66%। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 300 को तो हम लिख देंगे 3 प्लस इसको हम लिख देंगे 2/3, तो 3 तिया 9 और 2 11, तो हम इसको लिख देंगे 11/3%। तो ये तो हो जाएगा किसका, यहाँ पे आप देख सकते हो अकेला कौन सा है यहाँ पे B, तो ये तो हो जाएगा B का हिस्सा, और ये किसका हो जाएगा ACD का हिस्सा, तीनों का हिस्सा ये हो जाएगा। फिर अगला कंडीशन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ AB के हिस्से का 40% है C का हिस्सा, तो यहाँ पे 40% को लिख देते हैं। 40% को हम लिखेंगे 4/10 लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे 2/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो हो सकता है किसी से आगे गुणा भी करना पड़ेगा, इसलिए अभी तो मैं ये रख देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकेला कौन सा है C का हिस्सा कितना है यहाँ पे 4, और ABD का हिस्सा हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, ABD। अब देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 56, यानी कि सबका मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 56 ही आ जाएगा। यहाँ पे सबको मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यहाँ पे सबको मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। लेकिन तीनों एक ही कंडीशन है, तीनों का तो मूल्य समान ही होना चाहिए, तो यहाँ पे तो आ रहा है 56, यहाँ पे आ रहा है 14, यहाँ पे आ रहा है 14, यानी कि इनको भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि किसी न किसी से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि इसको मैं 4 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, तो इसको भी मैं 4 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 56, यानी कि मुझे इन दोनों संख्याओं को 4 से गुणा करके लिखना है। इसको 4 से गुणा करूँगा तो 11 चौक 44 और 4 3 12 हो जाएगा। इसको 4 से गुणा करूँगा तो 4 चौक 16/40 हो जाएगा। तो अब इससे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे D का हिस्सा निकालना है। कितना निकालना है, D का हिस्सा, तो यहाँ पे D का मान निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो A का मान तो हमारे पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, B का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, A का मान हमारे पास कितना है 10, B का मान देखो नीचे वाली संख्या यहाँ पे, तो नीचे वाली को हम गुणा करके यहाँ पे बदलेंगे तो ये हो जाएगी B का मान कितना हो जाएगा 12, तो B का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 12। C का मान हमारे पास देखो ऊपर वाली है यहाँ पे, यानी कि 4 से गुणा करने के बाद ये कितना हो गया 16 हो गया, तो C का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है 16 है।
और हमें किसका ज्ञात करना है, डी का ज्ञात करना है। तो डी का यहाँ पे देखो ए और बी का घटा देंगे यहाँ पे नीचे वाले में से, तो डी का आएगा। ये किसका, ए बी और डी का, यानी कि ए और बी का घटा देते हैं हम 40 में से। ए और बी का कितना है, ए का है 10, बी का है 12, तो हमें कितना घटाना है, 22 घटाना है। 22 घटा देंगे तो कितना आएगा, 40 माइनस 22, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18। ये 18 हिस्सा किसका, डी का। अब हमें 18 का मान चाहिए और 56 है टोटल। टोटल कितना है, 56 है। तो यहाँ पे 56 है और 56 का मान हमें टोटल कितना दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 56, और इसके साथ में पता नहीं कितने जीरो है यहाँ पे, 2 2 4 1 5 जीरो लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देख सकते हो 56 से 56 कट जाएगा, तो एक का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो लगाना। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। एक के स्थान पे मुझे किसका मान चाहिए, 18 का, तो 18 और यहाँ पे जीरो लगा तो 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, डी का हिस्सा हो जाएगा इतना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर देखो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 10 मिनट के अंदर 20 पंक्तियाँ टाइप करता है। 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है, इसका मतलब क्या है कि 1 मिनट में 2 पंक्तियाँ टाइप करता है, यानी कि 2 लाइन प्रति मिनट, 2 लाइन प्रति मिनट के हिसाब से वो टाइप कर रहा है। फिर आगे लिखा हुआ 8% स्थान खाली छोड़ता है, तो फिर बढ़ता कितना, वो 8 तो खाली छोड़ देता है, तो 92% बढ़ता है। तो इसको हम आगे लिख देते हैं 2 लाइन का 92% कितने में, 1 मिनट में टाइप करता है। ये हो जाएगी उसकी टाइपिंग करने की स्पीड हमारे पास। अब आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 40 पंक्तियों वाले 23 पेज, यानी कि 40 पंक्तियाँ वाले 23 पेज, तो इतनी सारी लाइन हो जाएगी हमारे पास। कितना समय लगेगा उसको टाइप करने में, यदि वो 25% स्थान रिक्त छोड़ता, अतिरिक्त का मतलब यानी कि पहले 8 छोड़ रहा था, अब 8 से 25% ज़्यादा, 25% यानी कि 8 का 25%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, काटेंगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा हमारे पास इसका, तो 2 यानी कि पहले 8 था तो अब 2 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा 10% स्थान खाली छोड़ता है। 10% स्थान खाली छोड़ेगा तो बचेगा कितना, 90%, यानी कि 90% स्थान उसको भरना है। इतनी लाइन उसको टाइप करना है, इतनी लाइन उसको टाइप करना है, तो कितना समय लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इसकी स्पीड थी, स्पीड से आप समझ सकते हो कि 1 मिनट, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 लाइन, और इसका साथ में लिख सकते हो आप 92%, का कोटा दिया मैंने 92%। कितना समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे 1 का मान निकालना है, 1 का मान निकालेंगे तो हम क्या आएगा, 1/2 लाइन और इसका 92%। अब हमें किसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो इससे गुणा कर दें हम पूरा। तो इसको पूरा को गुणा करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 90% आ जाएगा। लाइन से तो लाइन को हटा दिया हमने यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 92% आ जाएगा। इतना समय लगेगा, इतनी मिनटें हमें यहाँ पे लगेगी। तो काट देते हैं, 23 चौक 92 आ जाएगा यहाँ पे, प्रतिशत से प्रतिशत का चिन्ह कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ये 4 है जिसको काट देते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 10। फिर से हम इसको काट देते हैं यहाँ पे, 2 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 45, और यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 मिनट, 450 मिनट। इतना समय हमें यहाँ पे किस में लगेगा, टाइपिंग के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 450 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं हम यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो प्रतिशत में बताना है। प्रतिशत में बताना है तो हमें ओरिजिनल में ये जो संख्या दी हुई है इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ना है, ये हमें किसी काम की नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है 4/9, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 4/9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4/9 लोग पुरुष है, यानी कि 4/9 का मतलब है कि ये जनसंख्या है, तो ये इतनी क्या है, पुरुष है। 4/9 पुरुष है, इसका मतलब 4 तो पुरुष है और 9 क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी, इसका मतलब टोटल। तो 9 में से 4 पुरुष है, तो महिलाएं कितनी है, महिलाएं हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी, क्योंकि 4 पुरुष है
तो 5 महिलाएं होंगी, तभी तो टोटल 9 होंगे यहाँ पे जनसंख्या। अब आगे लिखा हुआ है कि 50% पुरुष शादीशुदा है, यानी कि विवाहित है। अब 50% विवाहित है, यानी कि 4 में से आधे, 50% का मतलब क्या होता है, आधा, यानी कि 4 है तो 4 में से 2 तो विवाहित है। तो यहाँ पे विवाहित है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे विवाहित। विवाहित कितने हो जाएंगे, पुरुष के अंदर कितने हो जाएंगे, मैन लिख देता हूँ यहाँ पे, पुरुष कितने, 2 विवाहित है। 2 पुरुष विवाहित है तो उनके लिए महिलाएं भी होगी, तो वो मैन भी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 के साथ 2 की विवाह होगा। तो इस तरह से आ जाएगा, यानी कि 4 व्यक्ति वहाँ पे है जो विवाहित है। टोटल विवाहित कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे, 4, क्योंकि 2 पुरुष है तो उनके साथ 2 महिलाएं भी होगी, तो 4 इस तरह से विवाहित है। अब इनका आंसर देते हैं हम यहाँ पे, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या। तो प्रतिशत विवाहित कितनी है यहाँ पे, 4, कितने में से, 9 में से 4 विवाहित है, तो कितना हो जाएगा, 4/9। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा करेंगे हम यहाँ पे 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे और ये हो जाएगा प्रतिशत में, तो यहाँ पे मैं 100 से गुणा कर देता हूँ। तो अब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 400/9%। अब इसको हम काट के हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो काटेंगे तो काटने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, 44 से 4/9%। अब दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका ये है हमारे पास कि यहाँ पे देखो, इस तरह से 100 से गुणा करके इस तरह से करेंगे तो हमें भाग देना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है, हमें 1/9 का पता होना चाहिए। 1/9 कितना है, 11 से 1/9 होता है, इतना प्रतिशत होता है। अब हमें यहाँ पे 4 लेके आना ऊपर, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। इधर 4 से गुणा करेंगे तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 4/9, तो इसका मान हमारे पास इधर कितना हो जाएगा, 44 से 4/9, क्योंकि 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 4 से, ऊपर भी 4 से गुणा होगा, तो 44 से 4/9%। तो इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्या है, विवाहित महिलाएं ज्ञात कीजिए, प्रतिशत विवाहित महिलाएं। तो कितनी महिलाएं विवाहित है, 2 विवाहित है। टोटल महिलाएं कितनी है, 5, तो 2/5 इतना हो जाएगा ये। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना तो आपको पता होगा कि 1/5 को हम क्या कहते हैं, 20%। 1/5 को हम 20% कहते हैं। ऊपर 2 लेके आना तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40%। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 40%, और पहले क्वेश्चन का हो जाएगा हमारे पास 44 से 4/9%। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे है, एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा इतना ये कमा लेता है, और फिर उसके बाद में क्या है, उसका प्रति घंटा वेतन 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि वेतन उसका बढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले 40% को लिखना है। 40% को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4/10 लिख देता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 1/5 ये 2/5 लिख दूंगा, लेकिन अभी ये रहने देता हूँ क्योंकि ये भी छोटी संख्या ही है। फिर उसके कार्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कार्य में क्या होती है, कमी। कार्य कितना है यहाँ पे, 16 से ही 2/3%। तो ये इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/6। तो इसके आय में परिवर्तन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तो हो जाएगा इसका कार्य, कार्य के साथ इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेतन या मजदूरी जो भी है एक दिन का वो हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि एक निश्चित समय का। अब यहाँ पे देखो पहले की कंडीशन देखते हैं, एक तो पहले और दूसरी बाद में। पहले की कंडीशन में क्या है, कार्य कौन सा था इसका, 40% वाला, ये कार्य था उसका 16%, यानी कि ये तो था कार्य और ये उसका वेतन यानी कि मजदूरी। तो कार्य के अंदर देखो कि पहले का कार्य कितना, 6, कार्य पहले कितना, 6। फिर उसके कार्य में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, यानी कि 6 था, अब कितनी कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। अब उसका कार्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वेतन की बात करेंगे तो वेतन पहले कितना था, 10 था, तो यहाँ पे हो जाएगा वेतन पहले 10। अब उसका वेतन क्या हो जाएगा, पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वेतन बढ़ रहा है, यानी कि 4 बढ़ाना है, 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14, तो ये हो जाएगा उसका वेतन। अब इसका टोटल करेंगे, इनकम कितनी होगी उसकी, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इनको गुणा करके लिखेंगे, 60 हो जाएगी, और यहाँ पे 70 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो पहले की कमाई थी वो 60 थी, अब उसकी कमाई कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो कमाई में वृद्धि कितनी हुई, 10 की वृद्धि हो गई। तो 10 की वृद्धि किस पे, 60 पे। तो 100 पे कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम यहाँ पे काट के लिख सकते हैं, 1/6। हमारे पास कितने आ गए, 1/6। और 1/6 कितना होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/6 कौन सा होता है, 16 से 2/3%, यही होता है।
तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3%। ये हो जाएगा इसका आंसर 16 से ही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि एक परिवार 25 किलो चावल 9 केजी गेहूं की खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। यानी कि 350 रुपये फिक्स कर है, वो 350 रुपये ही खर्च करेगा, इससे कम ज़्यादा नहीं करना चाहता। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाता है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी लेना है, इसके अंदर बढ़ाना है, तो चावल की खपत में कितना प्रतिशत कमी की जानी। यानी कि देखो, एक भाव बढ़ेगा तो सामान में कमी करनी पड़ेगी, कम सामान खरीदना पड़ेगा, तभी तो वही खर्चा वही बना रहेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, चावल की खपत में कमी करनी है, तो उसका नया खर्च पूर्व खर्च के समान है, यानी कि खर्च तो समान ही रखना है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले इसकी प्रतिशत को समझ लेते हैं। यहाँ पे 20% है, दोनों बार 20% है। 20% को तो हम 1/5 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, गेहूं की बात हो रही है, एक चावल की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक तो है चावल और एक हमारे पास यहाँ पे गेहूं। तो चावल हमारे पास कितना है 25 केजी, गेहूं है हमारे पास 9 केजी। अब इनकी जो रेट है वो देख लेते हैं। रेट दो तरीके से, एक तो पहले की और एक बाद की, दोनों में यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे कंडीशन देखता हूँ क्या क्या कंडीशन बनती है रेट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, चावल का भाव गेहूं के मूल्य का 20% है। यानी कि गेहूं यदि 5 का होगा तो चावल कितने का होगा, 1 का। यदि गेहूं कितने का, 5 का, यानी कि गेहूं कहाँ पे, ये 5 का है, तो चावल कितने का होगा, 1 का। तो चावल का आ जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि ये भाव है, यानी कि 1 रुपये केजी है और यहाँ पे 5 रुपये केजी है, ऐसा समझ सकते हो आप। दूसरी कंडीशन में क्या है, गेहूं का मूल्य 5% बढ़ जाता है। 5% बढ़ने का मतलब है, यदि पहले 5 होगा तो 1 बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे 5 है तो 1 बढ़ेगा। या इसको इससे कर सकते हैं, 20% बढ़ाना है, 20/100 काटेंगे हम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 बढ़ाना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 में 1 बढ़ाएंगे तो 6 हो जाएगा। और इसका इधर चावल का तो सेम वही बना रहेगा। अब हमें क्या करना, खर्च बराबर रखना। इससे कोई मतलब नहीं है कि खर्च कितना था, 350 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके बिना भी हम क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि हमें तो क्या करना, खर्च सेम रखना है। तो खर्च कितना भी हो हमें तो दोनों तरफ बराबर रखना है। तो पहले का खर्च और बाद का खर्च बराबर होना चाहिए, यानी कि पहले जितने पैसे खर्च करेंगे उतने ही बाद में भी, दोनों का हमें क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ पे देखो, पहले की कंडीशन में कितना है, 25 किलो चावल खरीदता है, भाव कितने का, 1 का है, प्लस इधर का खर्चा कितना हो जाएगा, 9 केजी चावल खरीदते हैं और कितने के भाव से खरीदते हैं, 9 के भाव से। दूसरी कंडीशन में क्या है, चावल कितने खरीदते हैं, 25, चावल 25 नहीं खरीदते, चावल में तो कमी कर दी, कितनी की नहीं पता, तो हमने मान लिया कि x चावल वो खरीदते हैं। इधर रेट कितना रहेगा, रेट तो 1 ही रहेगा, प्लस इधर गेहूं के अंदर क्या हो जाएगा, 9 केजी का 9 केजी खरीदेंगे और रेट कितनी करेंगे, इस बार नेट रेट हमारे पास 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे इनको करेंगे तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 45 बराबर x प्लस 54। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर कर देता हूँ मैं 70 बराबर x प्लस 54। तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, 70 माइनस 54। तो 70 में से 54 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 16। और ये क्या है, चावल का मान, यानी कि चावल कितने खरीदेगा, ये 16 खरीदेगा। पहले चावल था 25, अब चावल खरीद रहा है कितना, 16। तो कमी कितने की 9 की कमी कर दी उसने, 9 की कमी कर दी किस पे, 25 पे, 25 पे 9 की कमी कर दी। तो 100 पे कितनी करेगा, या तो यहाँ पे 100 से डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते हैं हम। तो 25 चौक 100, तो 9 चौक की कितना देगा, 36%। तो कितने की कमी कर दी उसने, 36% की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास 36%। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ा दी जाती। काम क्या है हमें नहीं पता, हम अपनी इच्छा से कुछ भी काम, यहाँ पे कुछ भी काम ले सकते हैं। तो 50% बढ़ा दी जाती है। आदमियों की संख्या कितना प्रतिशत वृद्धि करें कि कार्य पूर्व निर्धारित समय में पूरा कर लिया जाए। यानी कि कार्य तो उसी समय पे होना चाहिए पूरा, और यहाँ पे हमें कार्य बढ़ा दिया तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, नए मजदूरों की कार्य क्षमता 25% अधिक है।
यानी कि पुराने मजदूर जितनी स्पीड से काम करते हैं उससे ज़्यादा स्पीड से काम करेंगे नए आने वाले मजदूर। कितनी स्पीड ज़्यादा रहेगी? 25%। तो हम यहाँ पे कुछ भी काम मान लेते हैं, तो हमने मान लिया कि 100 पेड़ लगाने का काम है, तो 100 पेड़ ये क्या है? काम है। तो अब काम बढ़ के कितना हो जाएगा? 50% बढ़ाएंगे तो 50 बढ़ जाएगा, तो 150 पेड़। ये हो गया मान लो हमारे पास काम। अब हमारे पास क्या है कि काम को कराना है तो मजदूरी चाहिए, मजदूर चाहिए, तो हमारे पास कितना है? 25% यहाँ पे उनकी क्षमता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्षमता। क्षमता कितनी है उसकी? 25%। 25% का मतलब है 1/4, यानी कि पहले वाले की 4 है तो आने वाले की क्या होगी? 1 ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो पहले वाले की मान लो कि 4 है, तो इस बार कितनी होगी? 5, यानी कि 25% ज़्यादा होगी, तो 1 ज़्यादा होगी। तो पहले वाले की 4 है तो इस बार कितनी हो जाएगी? इतनी। यानी कि आप समझ सकते हो कि 4 पेड़ लगाता है एक व्यक्ति। इसका मतलब ये समझ सकते हो क्षमता का मतलब कि 4 पेड़ लगाएगा एक व्यक्ति। तो यहाँ पे 5 पेड़ लगाता है एक व्यक्ति। पेड़ हमने अपनी इच्छा से लिया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था इसलिए हमने इच्छा से ले लिया। तो अब यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति 4 पेड़ लगाता है, तो 100 पेड़ लगाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? तो आप 100 का भाग 4 का भाग देके बता सकते हो कि यहाँ पे 25 व्यक्ति चाहिए। कितने व्यक्ति चाहिए हमें? 25 व्यक्ति। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 150 पेड़ लगाना है दूसरी कंडीशन के हिसाब से। लेकिन 150 के अंदर क्या है? देखो 100 तो वही लगाएंगे जो पहले लगा रहे थे, तो नए पेड़ कितने हैं? 50 पेड़। तो नए आने वाले व्यक्ति इन्हीं को इसी काम को तो करेंगे ना। तो 50 के अंदर कितना? 5। एक व्यक्ति 5 पेड़ लगाता है तो 50 पेड़ लगाना है, तो 50 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 10। यानी कि 10 व्यक्ति और चाहिए। 10 व्यक्ति इन 50 पेड़ों को लगाएंगे। जो नए 10 व्यक्ति आएंगे इन बढ़े हुए 50 पेड़ों को लगाएंगे। तो 50 पेड़ों को लगाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 10 व्यक्ति चाहिए। यानी कि पहले हमारे पास कितने व्यक्ति थे? 25। अब हमारे पास 10 व्यक्ति और आ गए, तो कितने की वृद्धि हुई? 10 की। किस पे? 25 पे। तो 100 पे कितने की होगी? तो यहाँ पे 25 चौक 100, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40%। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 40%। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या दिया गया? यदि आय में 19% की वृद्धि तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे आय के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। एक व्यक्ति मान लो 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये उसका कमा रहा है, तो उसकी क्या हो गई? इनकम हो गई। कितनी हो गई? इनकम। फिर उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है। मान लो कि उसको 5 रुपये टैक्स का देना पड़ता है या 10 रुपये टैक्स का देना पड़ता है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 10 रुपये। 10 रुपये उसको टैक्स देना पड़ रहा है। तो नेट इनकम यानी कि शुद्ध इनकम, नेट इनकम उसके पास कितनी हो जाएगी? 90 रुपये। 100 रुपये था, 10 रुपये टैक्स दे दिए, तो 90 रुपये वो कमा रहा है। अब ऐसा मान लो कि अभी भी वो 100 रुपये ही कमा रहा है, अभी भी वो क्या कर रहा है? 100 रुपये कमा रहा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? टैक्स उसका थोड़ा सा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? यानी कि मान लो कि 10 रुपये और बढ़ गया, तो टैक्स कितना देगा? अब वो 20 देगा। कितना देगा? 20। तो इधर कमाई में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 की कमी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 80। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने देखा कि 10 बढ़ गया, टैक्स में 10 बढ़ गया, तो कमाई में क्या हो जाएगा? 10 की कमी हो जाएगी। यानी कि अंतर कितना आ रहा? बराबर आ रहा। अगर आप टैक्स को कम करके देखो, जैसे कि कम करते देखते हैं कि एक व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है और इस बार टैक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये टैक्स लगेगा, तो इसकी कमाई कितनी हो जाएगी? 95। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमने टैक्स को 5 कम कर दिया तो कमाई में क्या हो जाएगा? कमाई में 5 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि टैक्स में जितना अंतर आएगा उतना ही उसकी कमाई में अंतर आएगा। तो इसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आयकर के अंदर क्या हो जाती है? 19% की वृद्धि हो जाती है आय के अंदर, तो शुद्ध आय के अंदर 6% की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो आय के अंदर क्या हो जाती है? 19% की वृद्धि हो जाती है। तो आय में तो हो गई 19% की वृद्धि। तो यहाँ पे कमी कितनी हो जाती है उसके? शुद्ध आय के अंदर 6% की। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। आयकर का मतलब टैक्स। टैक्स के अंदर, टैक्स को मैं टी से लिख रहा हूँ यहाँ पे, टैक्स के अंदर 19% की वृद्धि हो जाती है। 19% की वृद्धि हो जाएगी। तो नेट इनकम, शुद्ध आय, शुद्ध आय का मतलब क्या है? नेट इनकम।
नेट इनकम में क्या हो जाएगी, 6% की कमी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेट इनकम, इसके अंदर कितनी वृद्धि हो जाती है, 6% की वृद्धि हो जाती है। तो अब हम इसका रेशियो करेंगे, तो यहाँ पे T/NI कर देता हूँ मैं नेट इनकम को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/19, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6/19, यानी कि टैक्स यदि 6 रुपया है तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 19। तो नेट इनकम है ये, यानी कि नेट इनकम का मतलब क्या है, जो उसके पास बचेगा लास्ट में। तो इनकम कितनी रही होगी उसकी, इनकम क्या हो जाएगी, दोनों का योग हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि टैक्स 10 है और नेट इनकम इसकी कितनी है, 90 है, तो टोटल इनकम क्या होगी, दोनों का जोड़, तभी तो यहाँ पे 100 रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, इनकम कितनी हो जाएगी इसकी, इनकम यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दोनों का जोड़, 6 + 19 कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 25। इनकम कितनी है यहाँ पे, 25। टैक्स कितने का दे रहा है यहाँ पे, 6 का, तो 6 का टैक्स दे रहा है किस पे, 25 पे। तो 100 पे कितना देगा, तो 25 चौक 100, 6 चौक का 24, तो 24% इसका क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास 24%। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। इससे आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 3 में। धन्यवाद।